गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग 11वां अध्याय हमारा है वायुमंडल में जल। हम लोग अभी तक क्लाइमेट को देख रहे हैं। क्लाइमेट यानी जलवायु। जलवायु में हमने अब तक जो भी अध्ययन किया उसमें हमने क्या क्या अध्ययन किया कि वायुमंडल क्या है, वायुमंडल की हमने परतों के बारे में अध्ययन किया, वायुमंडल किन किन तथ्यों से मिलकर के यानी उसका संगठन क्या है, संरचना क्या है, सारी चीज़ों का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे कि वायुमंडल में जल। हमने ये चीज़ अध्ययन किया था कि हमारे वायुमंडल का जो संगठन है वो 3 तत्वों से मिलकर के बना है, जिसमें ठोस पदार्थ भी है, गैस भी है और द्रव भी है। तीनों पदार्थ से हमारे वायुमंडल की रचना हुई है, जिसमें तरल पदार्थ के रूप में यानी द्रव के रूप में जल है। वायुमंडल में जल है, तो वही हमारा अगला चैप्टर क्या है, वायुमंडल में जल। इसमें देखिए हम लोग वायुमंडल में जल का तो अध्ययन करेंगे ही करेंगे, साथ में हम लोग बादलों का वर्गीकरण और वर्षा का भी अध्ययन करेंगे। तो इसलिए हम इस वीडियो को 2 पार्ट में अध्ययन करेंगे। 2 पार्ट में हम इस लेक्चर को, क्लास को ख़त्म करेंगे। तो पहले पार्ट में हम लोग जो अध्ययन करेंगे उसमें अध्ययन करेंगे कि वायुमंडल में जो है जल के स्रोत क्या हैं और आर्द्रता क्या है। आर्द्रता के मापने के 2 तरीके हैं, उसका हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा आज हम लोगों के दिमाग में जो अभी जो मौसम चल रहा है ठंडी का, तो ठंडी में हमने देखा कि पाला पड़ता है, कोहरा पड़ता है, कुहासा पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम आज सब क्लियर हो जाएंगी, इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझिए। हम जितनी प्रश्न हमारे दिमाग में बनते हैं कि कोहरा कैसे पड़ता है, पाला कैसे पड़ता है, सारी चीज़ हम इस खंड में, इस वीडियो खंड में, इस क्लास लेक्चर में पूरा करेंगे। तो वायुमंडल में जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, गैस, द्रव और ठोस। इसको बताने की आवश्यकता है नहीं, हमने पहले अध्ययन कर लिया है। तो इसलिए यहाँ मोटा मोटी हम बता देते हैं कि जल भी 3 अवस्थाओं में वायुमंडल में पाया जाता है। अभी वायुमंडल में जल प्राप्ति के स्रोत क्या हैं, जल किन स्रोतों से वायुमंडल में जल पहुँचता है, तो इसको हमने 2 तरीके बताए हैं, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन। वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन, इवेपोरेशन और इवेपोट्रांसपोरेशन। इवेपोट्रांसपिरेशन यानी जलमंडल में जो जल का भाग है, जब वो गर्म होता है, जब हीट होता है, सूर्य की किरणें आती, हमने बजट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरीके से जो है ऊष्मा का बजट है, तो वो किस तरीके से मतलब सतह को गर्म करता है, कितनी मात्रा में ऊष्मा हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है, पृथ्वी पर आती है। तो जो ऊष्मा हमारे जल भाग पर पहुंचती है सूर्य की, तो वो जल बॉडी को गर्म करती है, तो उससे वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। वाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल जो है वाष्प के रूप में गर्म होकर के वाष्प के रूप में उड़ जाती है, हमारे वायुमंडल में चली जाती है। तो जलमंडल में कौन कौन से भाग आते हैं? सबसे पहला तो महासागर है और सागर हैं और जो है झील हैं और तालाब हैं, झरने हैं, नदियां हैं। ये सब क्या हैं? जलमंडल के प्रमुख हिस्से हैं। तो यहाँ से वाष्पीकरण होता है। और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है हरे पेड़ पौधों से होती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हरे पेड़ पौधों से होती है। पेड़ पौधों की पत्तियाँ जो है उसमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है। जो हरे पेड़ पौधों की पत्तियां हैं वो क्या करती हैं? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करती हैं। तो ये वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन में अंतर आपको पता होना चाहिए। और मिट्टी भी हमारे वाष्पोत्सर्जन करती है। मिट्टी में भी जो है नमी की कण पाए जाते हैं। तो मिट्टी से जब वाष्प बन करके वायुमंडल में पहुँचता है तो उसको भी वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वैसे मोटा मोटी पेड़ पौधों से, हरे पेड़ पौधों से ज़्यादा होता है। तो ये 2 हमने बताया 2 स्रोत हैं इसके जल में, वायुमंडल में जल पहुंचने के। और अब इसके बाद हम लोग आर्द्रता पढ़ेंगे। अब जब वायुमंडल में जल पहुंच गया तो वो किस रूप में वहां पर रहती है? वो वायुमंडल में जिस रूप में हवा में जलवाष्प मौजूद रहती है, जलवाष्प बन करके वायुमंडल में पहुंच गई। फिर उसके बाद में हवा में जो जल के कण मौजूद रहते हैं जिस रूप में, उसको क्या कहते हैं? आर्द्रता या ह्यूमिडिटी कहते हैं। भूगोल की भाषा में या टेक्निकल लैंग्वेज उसको क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं आज ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। चिपचिपाहट होती ना गर्मियों में जो है चिपचिपाहट होती, तो कहते हैं आज हवा में आर्द्रता ज़्यादा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। तो वही ह्यूमिडिटी जो वाष्पीकरण के कारण हमारे वायुमंडल में हवा में नमी, जलवाष्प पहुँचती है, नमी कह सकते हो, तो उसको क्या कहते हैं? आर्द्रता। अब आर्द्रता को मापने के 2 तरीके हैं। आर्द्रता को मापने के 2 तरीके हैं। एक है निरपेक्ष आर्द्रता और दूसरा है सापेक्ष आर्द्रता। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी आप ऐसे समझ सकते हो कि जो जलवाष्प की ये वास्तविक मात्रा है, जलवाष्प की वास्तविक मात्रा, ये यानी कि वायु में जितना मात्रा में जलवाष्प मौजूद है यानी आर्द्रता मौजूद है वायु में, वही क्या है? निरपेक्ष आर्द्रता है। मान लेते हैं
इस कमरे में वायु मौजूद है, इस कमरे में वायु मौजूद है 10 किलो या 10, इसमें मिलीबार में हमने बताया था वायु दाब किस में मापते हैं, मिलीबार में। तो मान ले 10 मिलीबार वायु मौजूद है हमारे कमरे में। अब इसमें आर्द्रता जितनी मात्रा में मौजूद होगी, जितने मात्रा में, अब इसको आर्द्रता को मापते हैं ग्राम प्रति घन मीटर में। जितना ग्राम प्रति घन मीटर जो है, घन मीटर यानी क्यूब, अब कोई भी बॉक्स होगा तो उसको घन मीटर में ही तो मापेंगे। तो इस तरीके से जो है वास्तविक आर्द्रता जो है हमारे हवा में, हमारे वायु में जितनी वास्तविक मात्रा में हवा आर्द्रता मौजूद होगी उसको क्या कहेंगे, निरपेक्ष आर्द्रता। यानी इस कमरे में जितनी मात्रा में जलवाष्प मौजूद है, जैसे आप एक तुलना कर सकते हो, जैसे आपके पास बैग है, बैग में किताबें जितनी मात्रा में मौजूद हैं, बैग जितना मान लेते हैं 10 किलो का बैग जो है 10 किलो भार को ले जाने में सक्षम है, बैग में 10 किलो तक आप ला सकते हो। लेकिन आपकी जो है किताबों का वजन अभी जो कितना है, 5 किलो है। तो 5 किलो क्या है, वास्तविक मात्रा है। अभी क्या कितनी है, 5 किलो वास्तविक मात्रा है, लेकिन 10 किलो तक उसमें आ सकती है, 10 किलो तक उसमें आ सकती है। तो यही वास्तविक मात्रा क्या कहलाती है, निरपेक्ष आर्द्रता। और सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, ये इसको प्रतिशत के रूप में मापते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को, सापेक्ष आर्द्रता को किस में मापते हैं, प्रतिशत के रूप में। यानी कि जितनी हवा में आर्द्रता मौजूद है तो उस आर्द्रता को हम प्रतिशत के रूप में जब निकालते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष का मतलब किसी से तुलना करना। सापेक्ष का मतलब ही होता है दो चीज़ें होंगी तो उसमें तुलना की जाएगी। अब यहाँ पर तुलना किसकी की जा रही, हवा की और उसमें मौजूद आर्द्रता की। यानी हवा की कैपेसिटी कितनी है आर्द्रता को रखने की, और जितना उसमें आर्द्रता मौजूद है, दोनों की जब तुलना करते हैं तो उसको कहते हैं सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता, अगर 100% आर्द्रता हो गई तो क्या होता है कि अब जो है उसके पास आर्द्रता ग्रहण करने की और क्षमता नहीं है। जैसा बैग का मैंने उदाहरण दिया ना, बैग में जैसे 10 किलो वजन रखने का, किताब रखने का, कॉपी रखने का 10 किलो का स्पेस है उसके अंदर। अब मान लेते हैं हमने बताया कि 5 किलो है तो वो निरपेक्ष आर्द्रता हो गई। लेकिन जब बैग से हम तुलना करेंगे 5 किलो को तुलना करेंगे, प्रतिशत में निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगा हमारा, सापेक्ष। सापेक्ष यानी तुलनात्मक अध्ययन वहाँ किया जा रहा है। सापेक्ष, सापेक्ष मतलब रिलेटिव, किससे रिलेशन, रिलेटिव शब्द रिलेशन से बना ना, तो किसी से रिलेशन करके जब हम तुलना करते हैं तो वो सापेक्ष। इसी प्रकार से हवा और आर्द्रता का जब हम तुलनात्मक यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या कहलाता है, सापेक्ष आर्द्रता। तो सापेक्ष आर्द्रता यही चीज़ हो गया जो प्रतिशत में निकालते हैं। अब तीसरा टर्म है हमारा संतृप्त हवा, सैचुरेटेड एयर। अब ये अगर मान लेते हैं, वही चीज़ हमने बताया कि बैग में जो है 10 किलो वजन रखने का हमारे पास बैग का स्पेस है, बैग के पास जगह कितनी है 10 किलो वजन रखने के लिए, और 10 किलो पूरा हो गया हमारे बैग में, तो क्या आप और किताब कॉपी उसमें रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। तो यही हमारा क्या है, संतृप्त हवा। हवा संतृप्त हो जाती है, हवा में आर्द्रता ग्रहण करने की अंतिम सीमा, हवा में आर्द्रता ग्रहण करने की अंतिम सीमा, यानी अब हवा जो है आर्द्रता को और ज़्यादा ग्रहण नहीं कर सकती है। तो तब हवा क्या हो जाती है, संतृप्त हो जाती है, सैचुरेट हो जाती है। हवा क्या हो जाती है, संतृप्त हो जाती है, सैचुरेट हो जाती है, यानी उसकी आखिरी सीमा, अब उसके बाद हवा जो है आर्द्रता को ग्रहण नहीं कर सकती है। तो जितनी आखिरी सीमा जो उसकी है ग्रहण करने की, यानी हवा एक जो है एक इकाई में जितनी भी हवा है, अब उस हवा में जो है अब ये देखिए तापमान का यहाँ पर इससे सीधा संबंध है। तापमान सीधे सीधे जो है हमने बताया कि वाष्पीकरण को प्रभावित करती है, और तापमान जलवाष्प को भी वायु में ग्रहण करने को प्रभावित करती है। यही कारण है कि जो निरपेक्ष आर्द्रता है, यहाँ पर एक चीज़ और समझिए, जो निरपेक्ष आर्द्रता है पृथ्वी पर सब जगह अलग अलग पाया जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर हमने बताया थे तापमान का भी जो है, तापमान के भी अलग अलग जो मंडल पाए जाते हैं। जैसे उष्ण कटिबंध है तो वहाँ ज़्यादा तापमान है, इसीलिए उसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध है, शीत कटिबंध है। तो तापमान के अलग अलग पेटियां हैं हमारी पृथ्वी पर, इसीलिए जलवाष्प भी जो है निरपेक्ष जलवाष्प है, निरपेक्ष आर्द्रता है, वो भी पृथ्वी पर भिन्न भिन्न पाई जाती है। तो इस तरीके से ये सैचुरेटेड एयर क्या हो गई कि हवा में आर्द्रता ग्रहण करने की अंतिम सीमा, अब इसके बाद उसमें आर्द्रता नहीं आएगी। अब यहाँ से सैचुरेशन स्टार्ट हो जाता है। अब जब हवा संतृप्त हो जाएगी तो फिर वहाँ संघनन शुरू हो जाएगा, संघनन शुरू हो जाएगा, और संघनन होने के बाद में कई रूप बनेंगे, जिसका हम लोग अभी आगे अध्ययन करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वाष्पीकरण एवं संघनन। वाष्पीकरण एवं संघनन हमने देख लिया, वाष्पीकरण कैसे होती है, किस प्रक्रिया से होती है, फिर उसके बाद में संघनन हम अध्ययन करेंगे। तो वाष्पीकरण यहाँ पर फिर आप समझ लीजिए क्या है कि जल का द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तन। जल जब है द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होती है तो उसे वाष्पीकरण कहते हैं, हमने पहले भी समझा। और जिस ताप पर जल
वाष्पीकृत होना शुरू करता है उसे क्या कहते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा हमने पढ़ा था जब हम हीट बजट पढ़ रहे थे, तो उसमें पढ़ा था कि 19% जो है हमारी जो ऊर्जा है वो गुप्त ऊष्मा के रूप में वायुमंडल में रिलीज होती है, 19% गुप्त ऊष्मा के रूप में। तो गुप्त ऊष्मा का मतलब ऐसी ऊष्मा जो उसमें छिपी हुई है, किसमें, जलवाष्प में। जलवाष्प जो हमारा वाष्पीकरण होता है, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया जब होती है तो तापमान से पानी गर्म होता है और गर्म होकर के पानी में ऊष्मा जो है मिल जाती है, पानी में ऊष्मा मिल जाती है। जब द्रव रहता है तो उसमें उतनी ऊष्मा नहीं होती है, लेकिन जब वो भाप बन जाता है तो उस भाप में ऊष्मा रहती है, और जो ऊष्मा रहती है वो दिखाई तो देती नहीं है। उसको अगर देखना है, महसूस करना है, तो आप क्या करो, चूल्हे पे जब पानी गर्म करने के लिए कुकर चढ़ाओ या खाना बन रहा हो कुकर में, फिर जब सीटी उसमें से जब गर्म हो जाए, उसमें सीटी बजने लगे, तो उसमें क्या करो, उसकी सीटी निकाल लो, फिर हाथ उसके ऊपर रख लो, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें गुप्त ऊष्मा है कि नहीं है। उसमें भी तो भाप है ना, पानी गर्म हुआ तो भाप निकल रहा है, तो उस भाप को आप जब भाप के ऊपर हाथ रखेंगे तो आपका हाथ क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो वो जला क्यों, क्योंकि इसमें गुप्त ऊष्मा है पानी में। तो इसीलिए जो है इसमें गुप्त ऊष्मा होती है। और यही गुप्त ऊष्मा कब निकलती है, जब उसका संघनन शुरू हो जाता है। जब जलवाष्प का संघनन शुरू होता है तो ये गुप्त ऊष्मा वहाँ से निकलती है, और यही गुप्त ऊष्मा हमने बताया कि वायुमंडल में 19% पहुँचती है। आप हीट बजट को अगर नहीं देखा है तो वीडियो को पॉज करके हीट बजट वाले चैप्टर को आप जा करके वहाँ देख लीजिए, वहाँ पर पूरा बैलेंस और बजट समझाया गया है। तो इस तरीके से जो है ये गुप्त ऊष्मा हो गई। अब हम संघनन देखेंगे। संघनन यानी कंडेंसेशन। संघनन का मतलब होता है इंग्लिश में कंडेंसेशन कहते हैं। इसकी वाष्पीकरण का जस्ट उल्टा होता है, वाष्पीकरण का जस्ट उल्टा होता है। वाष्पीकरण में क्या होता है, द्रव जो है गैस अवस्था में परिवर्तित होती है, और संघनन जो है जलवाष्प का जल के रूप में बदलना, जलवाष्प का जल के रूप में पुनः जल के रूप में बदल जाता है जब जलवाष्प, तो उसको क्या कहते हैं, संघनन। अब ये संघनन जो है धरातलीय सतह के थोड़ी ऊंचाई पर भी हो सकता है और ज़्यादा ऊंचाई पर भी होगा। जब धरातलीय सतह के नज़दीक ग्राउंड पर होगा तो हम देखेंगे वहाँ पर किस तरीके से पाला, ओस, कोहरा, कुहासा बनता है, और जब ऊपर संघनन होता है काफ़ी ऊंचाई पर जा कर के, तो उसके वजह से बादल बनते हैं, बारिश होती है, वर्षण होता है ना। ये सब क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर में। तो अभी जो है हम जलवाष्प का जल के रूप में बदलना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। कोई दिक्कत समझ में आ गया ना। संघनन क्या है, जलवाष्प का पुनः जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है या कंडेंसेशन कहलाता है। अब हमने अध्ययन किया था कि जब हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं क्षोभ मंडल में, जब हमने वायुमंडल की संरचना में अध्ययन किया था कि हमारे वायुमंडल को 5 परतों में बांटा जाता है। तो जो पहली परत है क्षोभ मंडल, तो उसमें जब हम ऊंचाई में बढ़ते हैं तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो हमारे हवा जो सैचुरेटेड है, जो हमारी हवा में क्या है, आर्द्रता है, जलवाष्प है, वो फिर संघनन होना शुरू हो जाता है। तापमान गिरता जाएगा और तापमान कम होते होते एक ऐसा लेवल आ जाएगा कि उस लेवल पर संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से अब ये संघनन के कारण क्या है, संघनन क्यों होता है, तो वही हमने बताया कि ऊष्मा का ह्रास, ऊष्मा का ह्रास यानी जब वायु से, हवा से ऊष्मा निकलने लगे। ऊष्मा निकलेगी कैसे, जब वायु ऊपर उठेगी, वायु ऊपर उठेगी तापमान कम हो जाएगा ना, तो उसका तापमान का ह्रास हो जाएगा, तो संघनन प्रारंभ हो जाएगा। और आर्द्र हवा ठंडी वस्तुओं के संपर्क में या तो आ जाए, आर्द्र हवा यानी जो हवा है जिसमें नमी है और वो बह रही है और किसी ऐसी सतह पर होकर गुजरे जो ठंडी हो, आग तो ठंडी होगी तो उसका वहाँ संघनन शुरू हो जाएगा। इसी कारण जो है कोहरा बनता है। कोहरा यही प्रक्रिया से बनता है। हमारे वायुमंडल में जो आर्द्रता है जब ठंडी वायु के संपर्क में आता है तो उससे फॉग बनता है। अभी आगे और हम इसका क्लियर करेंगे। और आर्द्र हवा ठंडी हो जाए, और ठंडी वही चीज़ होगा, जब ऊष्मा का ह्रास होगा तो आर्द्र हवा हमारी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो ये सब कारण है संघनन होने के। संघनन होने के मोटा मोटी आप क्या समझ सकते हो, जब वायु जो आर्द्रता युक्त वायु है, जो नमी युक्त वायु है, जब उसका तापमान गिर जाए तो फिर संघनन शुरू हो जाता है। अब एक चीज़ और है, ऊर्ध्वपातन। अब देखिए संघनन की प्रक्रिया जब जलवाष्प जल के रूप में बदलता है तब तो वो क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। तब वो क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। लेकिन जब जलवाष्प जल के रूप में न परिवर्तित होकर के सीधे ठोस यानी बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाए, जलवाष्प सीधे बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन, या इंग्लिश में इसको कहते हैं सब्लिमेशन।
क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन किसको कहते हैं? जब जलवाष्प जल के रूप में न परिवर्तित होकर के बल्कि सीधे ठोस रूप में परिवर्तित हो जाए। ठोस रूप क्या है जल का? बर्फ है। तो बर्फ के रूप में जब परिवर्तित हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। या फिर बर्फ का सीधे गैस के रूप में परिवर्तन हो जाए, बर्फ का सीधे गैस के रूप में परिवर्तन हो जाए तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे आप तवा गर्म है, रोटी बनाने के लिए मम्मी ने जो है तवा को गर्म किया और बर्फ़ फ्रिज में से निकालो और ले जा करके उसको तवा पे रख दो, बर्फ़ के टुकड़े निकालो फ्रिज में से वो तवा पे रख दो, तो पानी बनेगा? वो बर्फ़ पानी नहीं बनेगा, सीधे जो है गैस बन जाएगा, वो सीधे गैस बन के ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि अधिक ताप होने पर हमारा बर्फ़ जो है सीधे गैस में बदल जाता है, और या तो फिर टेम्परेचर इतना कम हो जाए कि जलवाष्प ठोस रूप में बदल जाए, यानी जो 0 डिग्री हमारा जो तापमान है उससे भी कम तापमान हो जाए वायुमंडल का, वायु का, तो फिर वहाँ पर आर्द्रता क्या हो जाएगी? जलवाष्प क्या हो जाएगा? सीधे ठोस रूप में बदल जाएगा। तो ये समझ गए? इसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और देखिए अब संघनन, देखिए संघनन कैसे होता है? हमने बताया था वायुमंडल में जो हमारा संगठन है वो ठोस कण भी पाए जाते हैं। भाई गैस, द्रव और ठोस तीनों चीज़ पाए जाते हैं वायुमंडल में। तो ठोस के रूप में क्या पाए जाते हैं? धूल, धुआं, नमक के कण, ये सब क्या है? ठोस पदार्थ हैं जो वायुमंडल में पाए जाते हैं। अब यही काम क्या करते हैं? संघनन के केंद्रक होते हैं, ये न्यूक्लियाई का काम करते हैं। इन्हीं के सहारे वायुमंडल में आर्द्रता चिपकती है, इन्हीं पर चिपक करके संघनन होता है। अगर ये पदार्थ नहीं हो वायुमंडल में, केंद्रक नहीं हो, यानी धूल के कण, नमक के कण, धुआं, राख, ये सब वायुमंडल में ना हो तो संघनन संभव नहीं हो पाता है। तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं? संघनन के केंद्रक कहते हैं, इनको संघनन के केंद्रक कहते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने संघनन और जो है वाष्पीकरण और संघनन देख लिया। अब देखते हैं संघनन जब होता है वायुमंडल में तो संघनन का क्या महत्व है? वायुमंडल में संघनन का क्या महत्व है? संघनन के बाद वायुमंडल में जो जलवाष्प है वो निम्नलिखित रूप से परिवर्तित हो जाती है, किसी एक अवस्था में इनमें से परिवर्तित हो जाएगी। कौन कौन सी अवस्था बनती है? या तो ओस बनेगा संघनन के बाद, या तो ओस पड़ेगा, या फिर वो तुषार या पाला, जिसको या पाल कहते हैं ना, हम देसी भाषा में क्या कहते हैं? पाल पड़ना, तो पाला, और या फिर वो कोहरा या कुहासा बन जाएगा, या फिर वो बादल बन जाएगा, जो हम अगले उसमें अध्ययन करेंगे, इसी चैप्टर के अगले जो है खंड में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हम ये 3 चीज़ों का अध्ययन करेंगे, ओस, तुषार और कोहरा। कोहरा में भी एक कुहासा है। इन तीनों चीज़ों के रूप में जो है किसी एक अवस्था में हमारा संघनन बदल जाता है। अब ऐसा तो नहीं संघनन हो गया बस वो ख़त्म काम। संघनन का ही हमारे जो है पृथ्वी पर, हमारे इस वायुमंडल में और पृथ्वी पर उसका बहुत महत्व है। ये पाला ओस क्या है? ओस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ड्यू कहते हैं माउंटेन ड्यू। माउंटेन ड्यू यहीं से लिया गया है, माउंटेन ड्यू इसी शब्द से लिया गया है। तो ओस कैसे बनता है? अब यहाँ क्लियर कर लो, ओस कैसे बनता है देखते हैं। संघनन केंद्रक की जगह धरातल पर जो है जब संघनन होता है, संघनन केंद्रक हमने देखा था क्या क्या है। संघनन केंद्रक में ठोस पदार्थ, धूल के कण, नमक के कण, राख, जब इन पर वायुमंडल में ये तैरते रहते हैं और इन पर जब संघनन होता है तो वो अलग अवस्था बनती है। लेकिन जब उसकी जगह पर संघनन धरातल पर होता है, संघनन धरातल पर होता है, और धरातल पर भी संघनन ऐसे नहीं होगा, कोई ना कोई उसको जो है बेस चाहिए, कोई ना कोई आधार चाहिए। तो आधार क्या बनता है? पत्थर बनेगा, घास बनेगा या पत्ती बनेगी। आप देखते होगे ठंड, अब जो अभी ठंड पड़ रही ना, तो अभी आप देखिए सुबह सोकर उठेंगे तो घास पे जो है पानी की नन्ही बूंदें चिपकी रहती ना, बूंदी चिपकी रहती, तो उसको क्या कहते हैं? ओस कहते हैं ना। तो ओस वो कैसे बनता है? इसी तरीके से बनता है जब धरातल पर आकर के हमारा संघनन की प्रक्रिया धरातल की सतह पर होता है, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो आप जो है टायर वगैरह छत पर फेंक देते हैं ना, मोटरसाइकिल और ट्रक वगैरह के निकाल करके, उस पर भी देखते होंगे ओस चिपक जाता है। तो इस तरीके से ये सब क्या है, मतलब संघनन के केंद्रक कहलाते हैं। धरातल के ऊपर संघनन के केंद्रक जो है उसकी धरातल की सतह होती है, चाहे वो पत्तियाँ होंगी, घास होंगे, या फिर जो है पत्थर होगा, या फिर कोई ऐसी वस्तु होगी जिस पर संघनन होकर के नन्हे बूंद चिपकी रहती, चमकती रहती हैं। तो उससे क्या कहते हैं? ओस कहते हैं। और ये कैसे होता है? ये जो है जब संघनन बिंदु पर हमारा जो है धरातल के नीचे, यानी ये ठंडियों में मोस्टली संपन्न होता है। ठंडियों में तापमान जो है, लंबी रातें होती, तापमान जो है क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि इसके लिए दशाएं क्या चाहिए? साफ आकाश चाहिए। आकाश जब साफ होगा, बादल नहीं होंगे, तो मतलब हमारा जो
ग्राउंड है, सतह है, वहाँ से हमने बताया था कि जो भौमिक विकिरण होता है वो आसानी से हो जाएगा और हमारी धरातलीय सतह ठंडी हो जाएगी। और शांत वायु हो, हवा नहीं बह रही हो, हवा एकदम शांत हो, इसीलिए जब हवा बहती है दिन में आपने देखा होगा तो दूसरे दिन जो है ओस नहीं पड़ता है। लेकिन अगर शांत वायु हो और खूब धूप भी निकली हो और आकाश मतलब साफ हो तो दूसरे दिन आप देखेंगे ओस पड़ती है और पाला भी पड़ता है। और उच्च सापेक्ष आर्द्रता हो, सापेक्ष आर्द्रता कैसा होना चाहिए? उच्च होना चाहिए, उच्च प्रतिशत होना चाहिए। और ठंडी व लंबी रातें हों, तो ऐसी अवस्था कब बनती है? ठंडियों में बनती है। तो ऐसी अवस्थाएं बनने पर ओस पड़ता है। दूसरा है हमारा तुषार या पाला, इसी को पाला कहते हैं देसी भाषा में और इसे तुषार कहते हैं और इंग्लिश में फ्रॉस्ट कहते हैं। फ्रॉस्ट, तो ये क्या होता है? ये है ओस ही, लेकिन जब जमाव बिंदु जब हमारा है 0 डिग्री सेल्सियस, उससे भी नीचे तापमान चला जाता है ग्राउंड का। जैसे कहते हैं ना आज बहुत ठिठुरन पड़ रही, ठर्रन ज़्यादा पड़ रही, कहते हैं ना आज। अब लोग मतलब गांव में लोग आइडिया लगा लेते हैं, आज ठंड ज़्यादा पड़ गई, तापमान ज़्यादा गिर गया तो कल निश्चित पाला मारेगा फसलों में ना। तो ये पाला की पहचान क्या होती है? जब ज़्यादा ठंड बढ़ जाए, तापमान जो है मतलब जमाव बिंदु से भी नीचे चला जाए, 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाए, तो जो ओस के कण हैं वो पानी के रूप में नहीं जमते हैं, वो सफ़ेद चादर बर्फ़ के रूप में जम जाते हैं। आपने जो है गेहूं पर या जो हमारे आलू की फसल है उस पर देखा होगा, सफ़ेद सफ़ेद चादरें बिछ जाती हैं पूरी। सवेरे जाओ, जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो पिघल जाती हैं। सूर्य की किरणें पड़ने से पहले आप सुबह उठो तो देखोगे उस पर पाला जमा रहता है, तुषार जमा रहता है। तो वो किस लिए जमता है? जब जमाव बिंदु से नीचे तापमान पहुंच जाता है तो उस पर पानी की जगह बर्फ़ के कण, महीन महीन बर्फ़ के कण जम जाते हैं, तो वही क्या कहलाता है? तुषार कहलाता है। प्रक्रिया यही है, ओस की तरीके से ही पड़ता है। यही अवस्था होनी चाहिए जो हमने बताया, शांत वायु, आकाश स्वच्छ होना चाहिए, सब होना चाहिए। और तीसरी अवस्था क्या है? कोहरा या कुहासा बनेगा। कोहरा या कुहासा बनेगा। कुहासा को धुंध भी कहते हैं। कोहरा क्या है कि ये जो है हमारी सतह नीचे से जब गर्म हो, नीचे से जब आकाश साफ होता है तो हमारा जो भौमिक विकिरण होता है नीचे से वो ठंडा होना शुरू हो जाता है। मतलब ऊपर जाएंगे तो तापमान कम होता जाता है। तो नीचे की गर्म सतह से जब ऊपरी आर्द्रता युक्त गर्म क्या, जब ठंडी हो जाती है सतह उसका भौमिक विकिरण होने के कारण, और जब आर्द्रता युक्त जो हवा है वो हमारी ठंडी सतह से आकर के उस पर आएगी, उससे टकराएगी, उसके संपर्क में आएगी, तो वहाँ पर क्या बनता है? कोहरा बनता है। कोहरा क्या है? एक बादल ही है। कोहरा किसका रूप है? बादल का रूप है। बादल हमारे दिमाग में कंसेप्ट है बादल होगा तो ऊंचाई पर बनेगा, लेकिन ठंडियों में बादल ग्राउंड के सतह के पास बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कोहरा। अगर आप बादलों में चले जाओ हवाई जहाज में तो वहाँ भी यही अवस्था दिखाई देगी। तो ये क्या होते हैं? नैने नैने जो है बूंद जलवाष्प ही है, जलवाष्प जो संघनित होकर के सतह के सहारे जो तैरती रहती हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि दृश्यता कम हो जाती है, दिखाई कम दूर तक देता है, तो उसे क्या कहते हैं? कोहरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोहरा। और कुहासा क्या है? कुहासा जो है, कोहरा में दृश्यता ज़्यादा कम हो जाती है, कुहासा में थोड़ा दूर तक हम देख सकते हैं, इसको धुंध कहते हैं ना। और धुंध कैसे बनता है? ये पर्वतीय क्षेत्रों में मोस्टली बनता है। वर्षा के बाद, वर्षा जब हो जाती है तो उसके बाद जो है धुंध बन जाता है। यहाँ भी देखा होगा आपने, ज़्यादा वर्षा हो जाए तो उसके बाद दूसरे दिन सुबह देखते हैं कोहरा बन जाता है, कुहासा बन जाता है। गर्मियों में भी बन जाता है, लेकिन कोहरा ठंडियों में बनेगा। कुहासा जो है गर्मियों में भी बन सकता है बारिश के बाद, तो उसमें क्या होती है? दृश्यता ज़्यादा दूर तक मतलब दिखाई देती है, लेकिन कोहरे में बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं दिखाई देती है। तो इसलिए दोनों में अंतर यही है। और इसके अलावा जो है जब शहरों में कोहरा पड़ता है, शहर में क्या है? बहुत सारे जो है वाहन चलते हैं, बहुत सारे उद्योग धंधे लगे हैं, तो उनसे जो है बहुत सारे जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, राख के कण और जो है तमाम ऐसे हानिकारक गैसें निकलती हैं। तो उनके कारण यानी स्मोक, धुआं, जब धुएं के साथ कोहरा बनता है, जब धुआं कोहरे के साथ मिल जाता है तो उसको धूम्र कोहरा कहते हैं। क्या कहते हैं? धूम्र कोहरा। यानी शहर में जो कोहरा पड़ रहा होगा, मोस्टली शहर में जब ठंडियों में क्या होता है कि दबाव ज़्यादा हो जाता है, हमने बताया वायुमंडलीय दबाव ज़्यादा हो जाता है, तो जो इंडस्ट्रियल उद्योग धंधों के जो कारखानों से निकला हुआ धुआं वगैरह है वो क्या होता है? वो नीचे ही तैरता रहता है, ऊपर नहीं जा पाता है क्योंकि दबाव ज़्यादा है। तो इसलिए कभी कभी सर्दियों में देखा आप तो खैर मोदी जी की महानता है कि उन्होंने घर घर में रसोई गैस बांट दिया है, नहीं तो पहले चूल्हों में जलाते थे, नहीं खाना बनाते थे। तो आप देखे होंगे सवेरे शाम के टाइम में जो है एक लकीर सी दिखाई देती है वायुमंडल में, धुएं की लकीर सी दिखाई देती है ठंडियों में मोस्टली करके। वो इसलिए लकीर सी दिखाई देती है क्योंकि दबाव ज़्यादा होने की वजह से वो धुआं ऊपर नहीं जा पाता है। और शहरों में जब ये होता है, शहरों में कोहरा बनता है धुएं के साथ मिल करके, तो उसको क्या कहते हैं? स्मोग कहते हैं या धूम्र कोहरा कहते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना है स्मोक। स्मोक मतलब धुआं,
और फॉग, फॉग मतलब कोहरा। तो ये एम इसका ले लिया गया, एस एम स्मोक का ले लिया गया और फॉग का ओजी ले लिया गया, तो दोनों मिलाकर के क्या बना दिया गया, स्मोग। स्मोग मतलब धूम्र कोहरा। तो ये शहरों में मोस्टली बनता है। तो यहाँ पर प्रश्न आएगा कि धूम्र कोहरा कहाँ बनता है, तो शहरी क्षेत्रों में या औद्योगिक क्षेत्रों में जहाँ पर उद्योग धंधे लगे हैं ज़्यादा, वहाँ पर क्या बनता है, धूम्र कोहरा बनता है या स्मोक बनता है। अब हम लोग ये तो यहाँ पर हम लोग इसको अंत करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग देखेंगे बादल, बादलों का वर्गीकरण देखेंगे, वर्षण देखेंगे, वर्षण कैसे होता है, कितने प्रकार के वर्षण होती हैं, ये सब हम उसमें अध्ययन करेंगे और प्रश्नों को भी वही हम लोग हल करेंगे। तब तक आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत।